पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि एरेन ने इमरजेंसी के वक्त टाइटन का रूप ले लिया था। ये एक प्योर टाइटन है जिसके लड़ने की क्षमता आम टाइटन से कहीं ज्यादा है और ये अकेले ही सैकड़ों टाइटन्स को ढेर कर सकता है। पर सवाल ये है कि दुनिया को खत्म करने वाले ये नरभक्षी टाइटन्स आए कहां से? कहानी शुरू होती है 100 साल पहले, जब वुहान के साइंटिस्ट्स ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये टाइटन्स असल में इंसानों द्वारा बनाई गई एक मिलिट्री वेपन है जिसे सिर्फ जंग में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बदकिस्मती से ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वायरस लैब से बाहर निकल गया और तेजी से फैलने लगा, जिसकी वजह से नए नए वेरिएंट्स बनते गए। इंसानों का एक पूरा ग्रुप इससे इन्फेक्ट हो गया और वो खौफनाक टाइटन्स में बदल गए। दुनिया भर में टाइटन्स की तादाद इतनी बढ़ गई कि हर तरफ सिर्फ मौत का नंगा नाच होने लगा। इस महातबाही में दुनिया की 90% आबादी खत्म हो गई। अब जो मुट्ठी भर लोग जिंदा बचे हैं वो सिर्फ इन 3 दीवारों के पीछे ही महफूज हैं। एरेन के पिता भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही एरेन के शरीर में टाइटन सीरम इंजेक्ट किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वहां आर्मी के लोगों ने अटैक कर दिया। उन्हें पता था कि वो इस जहर के बारे में इतने राज जानते हैं कि उनके बड़े ऑफिसर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पहले ही तैयार कर दिया था। बाद में एरेन और उसके चाचा ने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपकर अपनी जान बचाई। लेकिन एरेन के माँ बाप को फौज उठाकर ले गई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत जलाकर राख कर दिए। वहीं दूसरी तरफ जब एरेन की आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से पूरी तरह बंधा हुआ पाता है, बिल्कुल किसी कैदी की तरह। वो देखता है कि ढेर सारी बंदूकें सीधी उसकी तरफ तनी हुई हैं। तभी जनरल कुबल उसके पास आता है और सवाल करता है, एरेन, तू इंसान है या टाइटन? वो धमकी देता है कि अगर सच नहीं उगला तो वो उसे मर्द बनने लायक नहीं छोड़ेगा। अब भैया, ऐसी धमकी सुनकर तो कोई भी सब कुछ सच सच बक देगा, वरना बाकी की जिंदगी तो बेचारे बनकर ही गुजारनी पड़ती। एरेन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सबको समझाने की, लेकिन वो जिद्दी जनरल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने ठान ली थी कि एरेन एक खतरा है और उसे खत्म करना ही पड़ेगा। तभी आर्मिन बीच में आता है और सबको चिल्लाकर रोकता है, रुको, 2 मिनट मेरी बात सुनो। आर्मिन कहता है कि एरेन मौत नहीं बल्कि इंसानियत का मसीहा हो सकता है। शायद एरेन की इस ताकत से ही हम बाहर के उन नरभक्षी टाइटन्स का मुकाबला कर सकें। लेकिन अफसोस, जनरल कुबल तो एरेन की बलि चढ़ाने पर अड़ा था। एरेन के चाचा से ये नाइंसाफी देखी नहीं गई और उन्होंने मुंह खोला। पर इससे पहले कि वो सालों पुराना राज उगल पाते, उस बूढ़े जनरल ने उन्हें गोली मार दी ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। इस तरह एरेन के बाप के कातिल का नाम बताने से पहले ही चाचा की मौत हो गई। अभी फौज एरेन को खत्म करने के लिए गोली चलाने ही वाली थी कि तभी एक धमाका हुआ। एक विशालकाय आर्मर्ड टाइटन छत फाड़कर नीचे कूदा। किस्मत देखिए, एक भारी भरकम सीमेंट का टुकड़ा सीधा उस खड़ूस जनरल पर गिरा और उसका काम तमाम हो गया। आर्मर्ड टाइटन ने एक बार सबकी तरफ देखा और बिना वक्त गवाए लपक कर एरेन को अपने हाथ में पकड़ लिया। सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, लेकिन आर्मर्ड टाइटन की स्किन इतनी सख्त थी कि गोलियां मक्खी की तरह फिसल रही थीं। एक हिम्मती सिपाही ने उसकी गर्दन के पीछे नपे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो टाइटन बड़ा होशियार निकला। उसने बड़े आराम से अपनी कमजोरी को बचा लिया। देखते ही देखते उसने लगभग सारी फौज को साफ कर दिया। तभी मिकासा उसके रास्ते में खड़ी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि मिकासा को देखते ही उस टाइटन ने कत्लेआम रोक दिया। असल में वो टाइटन मिकासा का कोई जानने वाला था। एरेन को पकड़कर वो अपने भारी भरकम शरीर के साथ दीवार फांद कर निकल गया और बाकी लोग बस बेबसी से उसे जाते हुए देखते रह गए। आर्मिन ने एरेन के बदकिस्मत चाचा का अंतिम संस्कार किया तो दूसरी तरफ एरेन की आंख एक बिल्कुल सफेद कमरे में खुलती है। उसके सामने खड़ा था कैप्टन तोकुड़ा। तो असल में वही आर्मर्ड टाइटन था जिसने एरेन को बचाया था। तोकुड़ा ने एरेन को वो टॉप सीक्रेट फिल्में दिखाई जो 100 साल पुराने उन घिनौने एक्सपेरिमेंट्स का सबूत थी। सच तो ये था कि 100 साल पहले वुहान के साइंटिस्ट्स ने इंसानों को लेबोरेटरी के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। ये जायंट टाइटन्स उन्हीं की पैदाइश थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और दुनिया का अंत शुरू हो गया। इंसानी शरीर में टाइटन सेल्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद इंसान अपनी होश खो देता है और सिर्फ अपने खूनी इरादों के दम पर कत्लेआम मचाता है। दुनिया की बची कुची आबादी इन 3 दीवारों के पीछे तो छुपी है, लेकिन यहाँ भी नाइंसाफी है। सिर्फ अमीर और खानदानी लोग यानी नोबल्स ही तीसरी दीवार के अंदर मजे की जिंदगी जी रहे हैं। आम जनता तो सिर्फ उनके नौकर बनकर रह गई है, जो बाहर की 2 दीवारों के बीच दिन रात मेहनत करती है, टैक्स भरती है और जान हथेली पर रखकर इन दीवारों की हिफाजत करती है। कैप्टन तोकुड़ा ने एरेन से कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था एरेन, क्योंकि इस सदियों पुराने सिस्टम को खत्म करने के लिए तुम ही वो हो जिसे चुना गया है। दूसरी तरफ आर्मिन और स्काउट रेजिमेंट के बाकी लोग बाहर दीवार के छेद को भरने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ भूखे टाइटन्स मंडरा रहे हैं, इसलिए उन्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। उनका प्लान है कि एक बड़ा बम उस छेद में फिट करके धमाका किया जाए ताकि दीवार का मलबा गिरकर उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दे। माना कि इससे दीवार की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उन टाइटन्स से कहीं ज्यादा ऊंची रहेगी। इधर कैप्टन तोकुड़ा एरेन को अपने सिपाहियों से मिलवाने ले जाता है जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। ये सब कैप्टन तोकुड़ा
टोकुडा के खास और खतरनाक लड़के हैं जो मॉडर्न हथियारों और TNT से भरे ट्रक के साथ तैयार हैं। वो चाहते हैं कि एरेन उनका साथ दे ताकि इस गुलामी के द्वार को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और एक ऐसा नया सवेरा लाया जाए जहां आम जनता पर टैक्स का इतना भारी बोझ न हो। टोकुडा का ये जज्बा और उसका निडर अंदाज देखकर एरेन अंदर तक हिल गया। उसे लगने लगा कि इंसानियत को बचाने के लिए टोकुडा का साथ देना ही सही रास्ता है। दूसरी तरफ स्काउट रेजिमेंट ने भी कामयाबी से बम को गाड़ी पर लाद लिया है, लेकिन मुसीबत ये है कि दीवार अभी भी काफी दूर है। बम को वहां तक सही सलामत पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रास्ते में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनका सामना टोकुडा और उसकी फौज से हो गया। एरेन ने अपने पुराने दोस्तों को खुशी खुशी बताया कि कैप्टन टोकुडा ने ही उसकी जान बचाई है, लेकिन तभी टोकुडा ने अपना असली रंग दिखाया। उसने सबके सामने कहा कि इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल दीवार की दरार भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी दीवार को तोड़ने के लिए होना चाहिए। उसका प्लान था कि टाइटन्स को शहर के अंदर घुसने दिया जाए ताकि वो उन अमीर और आराम करने वाले लोगों का सफाया कर दें, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। पर उसे ये समझना चाहिए कि उन टाइटन्स का कोई ईमान धर्म नहीं होता। अगर दूसरी दीवार गिरी तो चारों तरफ सिर्फ खून की नदियां बहेंगी और पूरा शहर 10 साल पहले की तरह कब्रिस्तान बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये एक समझदारी वाला फैसला है या सिर्फ पागलपन? आर्मिन ने तुरंत आवाज उठाई और कहा, तो क्या इसमें बेकसूर मासूम लोग नहीं मारे जाएंगे? लेकिन टोकुडा ने अपना सुझाव दिया कि क्रांति हमेशा खून मांगती है, बदलाव के लिए कुर्बानी लाजमी है, फिर चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो। एरेन का दिमाग घूम गया। उसे अपना गुजरा हुआ कल पास्ट याद आने लगा। कैसे उसकी गर्लफ्रेंड पर टाइटन्स ने हमला किया था, कैसे उसके साथी उन राक्षसों का निवाला बन गए थे। किसी को यह हक नहीं है कि वो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला करे। इतने हादसों के बाद एरेन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मैच्योर हो गया था। इस पागलपन को रोकने के लिए दोनों के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो गई। लेकिन अफसोस, तजुर्बे के मामले में एरेन अभी भी एक कच्चा खिलाड़ी था। टोकुडा के सामने वो किसी चिड़िया के बच्चे जैसा लग रहा था, जिसने अपने घातक वार से एरेन को पल भर में ढेर कर दिया। सच तो ये है कि एक मांझे हुए शिकारी के सामने एरेन अभी बहुत बच्चा था। आखिरकार वो आर्मर्ड टाइटन जो था, उसके अंदर वही दरिंदगी और लड़ने की लाजवाब टेक्निक थी। टोकुडा ने उसे एक के बाद एक ऐसे मुक्के मारे कि एरेन के दांत होंठ सब एक हो गए। एरेन को धूल चटाने के बाद टोकुडा ने हद पार कर दी। उसने एरेन की पुरानी गर्लफ्रेंड मिकासा को उसके सामने जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। जब मिकासा ने विरोध किया तो उस दरिंदे ने उसे भी एक जोर का मुक्का जड़ दिया। सच तो ये है कि ये टोकुडा हद से ज्यादा दरिंदा निकला। इसे बिल्कुल भी रहम नहीं आता। एरेन से अपनी आंखों के सामने ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में पागल होकर उस कमीने पर टूट पड़ा। लेकिन अफसोस, जैसे ही वो आगे बढ़ा, टोकुडा ने उसे एक के बाद एक ऐसे मुक्के जड़े कि एरेन को दिन में तारे दिख गए। हद तो तब हो गई जब टोकुडा ने मारते मारते एरेन की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। उसने चिल्लाकर कहा कि एरेन के माँ बाप का कातिल वही है। इतना ही नहीं, उसने गंदी बातें करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें बोली। अब भाई, माँ बाप के कत्ल की बात सुनकर तो खून खौलना लाजमी है। जब टोकुडा एरेन का काम तमाम करने वाला था, एक सेब उड़ता हुआ आया और सीधा उसके सर पर लगा। कौन है बे? किसने फेंक कर मारा ये? टोकुडा चिल्लाया। दूसरी तरफ आर्मिन ने धमकी दी कि वो अपने पीछे रखे उस भारी भरकम बम को उड़ा देगा। लेकिन टोकुडा जैसा शातिर लोमड़ी इतनी आसानी से बातों में कहां आने वाला था। उसे अच्छे से पता था कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ खुद को भी मौत के घाट उतार दें। लेकिन असली खेल तो कुछ और था। आर्मिन सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा था ताकि उसका एक साथी उस ऊंची मीनार को गिरा सके। वो बंदा भी किसी बाहुबली से कम नहीं था, जो अकेला ही पूरी बिल्डिंग गिराने का दम रखता था। टोकुडा को खतरा महसूस हुआ और उसने अपने गुंडों को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। वहां वो मोटू भाई अपनी जान की परवाह किए बगैर उस टावर को गिराने में लगा रहा। अफसोस की बात यह रही कि दुश्मन ने उसे देख लिया और उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन मरने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। वो टावर सीधा टोकुडा के बारूद से भरे ट्रक पर जा गिरा और फिर जो हुआ वो था एक भयानक और खौफनाक धमाका। इस धमाके की वजह से टोकुडा की फौज तो रुक गई और बाकी सब लोग बम वाला ट्रक लेकर वहां से निकल भागे। लेकिन वो कैप्टन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलक झपकते ही उनका पीछा कर लिया। तभी उसने कुछ ऐसा किया जो देखकर सबकी रूह कांप गई। उसने अपनी ही तलवार उठाई और सीधा अपने दिल के पार कर दी। हैरानी की बात यह थी कि वो मरा नहीं, बल्कि उसके दिल के सेल्स ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका विशालकाय कंकाल शरीर के बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते वो एक बेहद खतरनाक और दरिंदे आर्मर्ड टाइटन में बदल गया। सारा सच अब पानी की तरह साफ था। वो पुराने दौर का एक टाइटन सोल्जर था। टोकुडा अब एक आंधी की तरह सबकी तरफ बढ़ने लगा। एरेन ने भी सोचा कि वो भी अपने दिल में तलवार घोंपकर चेक करे, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। उन्हें लगा कि वो खुद अपनी ताकत से इस टाइटन की गर्दन काट देंगे। बेचारे नए कच्चे खिलाड़ी, उन्हें अभी असली प्योर टाइटन की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। पास ही कुछ फालतू टाइटन्स भी तमाशा देखने चले आए। उनका हाल तो वही था कि छोटा मुंह और बड़ी बात। उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस बाप से टकराने जा रहे हैं। इस टाइम आर्मोर टाइटन किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। उसका हर एक कदम जमीन को हिला कर रख रहा था। उसने एक हल्का सा हाथ मारा और उन फालतू टाइटन्स के जबड़े मिट्टी में मिल गए। बाकी वॉरियर्स ने हिम्मत करके एक साथ हमला किया, लेकिन आर्मर्ड टाइटन ने उन्हें तिनका तक नहीं समझा और उन्हें घास फूस की तरह इग्नोर कर दिया। अब इसे समझ आएगा कि इंसानियत का गुस्सा क्या होता है। एक लड़की ने सीधा उसकी आंख पर बॉम्ब मारा और सब उड़ गया। वहीं एरेन ने मौका देकर नीचे से हमला किया और उसके पैरों की नसें काटी, जिससे वो भारी भरकम आर्मर्ड टाइटन घुटनों के बल नीचे गिर गया। एक और सिपाही ने तुरंत हवा में उड़कर उसकी गर्दन पर वार करना चाहा, लेकिन तभी टोकुडा ने पलटकर हमला कर दिया। सबको लगा अब तो कल्याण हो गया, पर एरेन ने कूदकर उसे धक्का दे दिया और वो भयानक प्रहार खुद अपने ऊपर झेल लिया। हालत ऐसी थी कि जान हथेली पर आ गई थी और सबको यमराज के दर्शन होने ही वाले थे।
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस जानलेवा वार ने एरन के अंदर के टाइटन सेल्स को जगा दिया। एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ने जन्म लिया जिसने अंधेरे को चीरकर सबकी उम्मीदों का चिराग जला दिया। एरन अब खुद एक विशालकाय टाइटन बन चुका था। अब मैदान ए जंग में दो असली टाइटन्स आमने सामने थे। दो ऐसे लोग जो अलग अलग सोच रखते हैं, पर दोनों का मकसद एक ही था, एक दूसरे को मिट्टी में मिलाना। टोकुडा के पास सालों का तजुर्बा था, इसलिए उसने जल्दी ही एरन को धूल चटा दी और उसे जमीन पर रगड़ने पर मजबूर कर दिया। माना कि एरन का इरादा पक्का था, लेकिन उसका शरीर अभी इस नए टाइटन रूप को संभाल नहीं पा रहा था। वो बेचारा टोकुडा के लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह गया था। पर एरन ने हार नहीं मानी। उसने मौका देखकर पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और जैसे ही टोकुडा की पकड़ ढीली हुई, उसने वो रॉड सीधा उसके पेट के पार कर दी। इसके बाद एरन ने एक ऐसा ढांसू किक मारा कि टोकुडा का दिमाग ही ठिकाने आ गया। एरन का ये नया रूप देखकर तो कोई भी कांप उठे। एरन अब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो बस टोकुडा के होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे ऐसी मौत दे सके जो कोई सोच तक नहीं सकता है। बाकी वॉरियर्स ने वक्त नहीं गंवाया और एरन की टाइटन पावर का फायदा उठाते हुए उस भारी भरकम बॉम्ब को दीवार तक ले गए। ये दीवार इतनी ऊंची और सीधी थी कि एरन जैसा विशालकाय टाइटन भी उसके सामने बौना लग रहा था। लेकिन इतनी भयानक जंग के बाद एरन की हिम्मत जवाब दे रही थी। हाथ पैर थक चुके थे और शरीर साथ नहीं दे रहा था। एरन थक कर गिरने ही वाला था कि तभी मिकासा ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया। उसने एरन को इशारा दिया कि अगर ये काम हो गया तो वो पूरी रात उसके साथ वक्त बिताएगी। ये सुनते ही एरन के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसका पूरा शरीर एकदम तन्न गया और उसमें अचानक इतनी ताकत आ गई कि उसने एक ही झटके में वो बॉम्ब दीवार के छेद में फिट कर दिया। काम खत्म होते ही एरन दोबारा इंसान बन गया। आर्मिन ने तुरंत बॉम्ब में 5 मिनट का टाइमर लगा दिया। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी वो खड़ूस जनरल फिर से प्रकट हो गया। ये मरा नहीं था अभी तक। उसने लालच दिया कि अगर एरन को उनके हवाले कर दिया जाए तो सबको शहर के अंदर ऐश और आराम वाली जिंदगी मिलेगी। सच्चा दोस्त आर्मिन भला कैसे मानता? उसने साफ कह दिया, घंटा देंगे तुझे एरन। जनरल ने कहा, ठीक है तो फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक लड़की ने उसके गले पर तीर मारा, लेकिन किस्मत देखिए, वो तीर लगते ही जनरल का टाइटन रूप जाग गया। असल में वो वही फाउंडिंग टाइटन था जिसने 10 साल पहले दीवार तोड़कर तबाही मचाई थी। एरन को उस जनरल का वो पुराना चेहरा याद आ गया जब वो जवान था, लेकिन अब वो सबसे ताकतवर टाइटन बन चुका था। एरन नहीं चाहता था कि वो और तबाही मचाए, इसलिए उसने पूरा पासा पलटने की ठान ली। एरन और बाकी सब ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। ये इतिहास की सबसे खतरनाक जंग थी, लेकिन उस फाउंडिंग टाइटन के शरीर से इतनी भयानक गर्मी निकल रही थी कि किसी का भी उसके पास जाना मौत को दावत देने जैसा था। मौका देकर जनरल ने उस बॉम्ब को ही तबाह करने की कोशिश की। एक हिम्मती सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं ढेर हो गया। एरन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी गियर्स छोड़ी और उसकी तरफ लपका। उसे न तो बॉम्ब के फटने का डर था, न उसकी झुलसा देने वाली गर्मी का। उसे तो बस अपने बाप का बदला लेना था। ठीक उसी वक्त जब फाउंडिंग टाइटन ने एक जानलेवा मुक्का मारा, तभी एरन के एक साथी ने रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला करके उसे बचा लिया। टाइटन इतना बड़ा था कि इतने बड़े हमले के बाद उसका शरीर सुन्न पड़ गया। विशालकाय होने की वजह से उसकी रिकवरी स्पीड बाकी टाइटन्स के मुकाबले काफी स्लो थी। एरन ने मौका देखा और कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया। एरन उसकी गर्दन पर वार करना चाहता था, लेकिन उस जलते हुए शरीर पर चलना किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी पर चलने जैसा था। ऊपर से उसकी स्किन किसी लोहे की चादर जैसी सख्त थी। तभी एक और मुसीबत आ गई। बॉम्ब का टाइमर खत्म हो गया, पर धमाका नहीं हुआ क्योंकि उस टाइटन ने टाइमर ही खराब कर दिया था। मिकासा ने बिना अपनी जान की परवाह किए नीचे छलांग लगाई ताकि बॉम्ब को ठीक कर सके। तभी कैप्टन टोकुदा फिर से प्रकट हुआ। ये भी अभी तक मरा नहीं था। उसने कहा कि दीवार की दरार भरने से कुछ नहीं होगा जब तक इस विशालकाय शैतान को खत्म नहीं किया जाता। वहीं ऊपर एरन ने मौका पाते ही अपनी तलवार उसके गर्दन में घोंप दी और उसे चीरते हुए एक लंबा जख्म बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े जख्म के बाद भी वो विशालकाय टाइटन मरा नहीं। उसने उल्टा एरन को अपने हाथ में दबोच लिया और किसी चींटी की तरह मसलने ही वाला था। ठीक इसी मौत के पल में कैप्टन टोकुडा ने दोबारा टाइटन का रूप लिया और बॉम्ब लेकर सीधा उसकी तरफ लपका। अब समझ आया कि टोकुडा ने जो भी नाटक या बुराई पहले की थी, वो सिर्फ इस असली मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो बॉम्ब सीधा उस फाउंडिंग टाइटन के मुंह में ठोंस दिया और फिर हुआ एक ऐसा महाधमाका जिसने दोनों को राख कर दिया। उस धमाके से दीवार के पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे और एरन भी एक तिनके की तरह नीचे गिरने लगा। जब सब उम्मीद खत्म हो रही थी, तभी एक नरम हाथ ने एरन का हाथ थाम लिया। सही वक्त पर मिकासा वहां पहुंच गई थी। दीवार से गिरे उन भारी भरकम पत्थरों ने उस छेद को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोनों दीवार की चोटी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। आखिरकार एरन ने अपना वादा पूरा किया और अपनी जान मिकासा को दुनिया की चोटी पर ले आया। दोनों वहां से उस बाहर की विशाल और खुली दुनिया को निहारने लगे। दोस्तों, ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अभी तक अटैक ऑन टाइटन के सिर्फ 2 ही पार्ट्स आए हैं। जब भी कोई नया पार्ट आएगा मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आपको वो तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे।